सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, सभी परम मित्रों, हृदय कणिकाओं के रूप में विराजमान सभी साथीगण, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग। भगवान श्री कृष्ण और मेरे आराध्य इष्ट देव पवन सुत हनुमान और माँ श्वेताम्बर धारणी पुस्तक धारणी माँ सरस्वती के आशीर्वाद से एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर, और उस टॉपिक का नाम है मूल अधिकार। प्रिय छात्रों, कल वाले वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक हुई कि 330 में जो SC ST है, जो गलती बस 331 बताया गया था, जो अभी हम दुरुस्त कर देंगे। और अब हम टॉपिक में जुड़ते हैं और उसे आप ध्यान से देखिए। आपके टॉपिक का नाम है मूल अधिकार। आराम से देखिए, बिना किसी विडंबना के, और धीरे धीरे उस टॉपिक को पढ़िए। विश्व जगत में मूल अधिकारों की सबसे पहले शुरुआत जो हुई है वो विश्व जगत में ब्रिटेन के संविधान में हुई। कहाँ हुई है? ब्रिटेन के संविधान में हुई थी। और ब्रिटेन के संविधान में सबसे पहले लिखा गया था जिसका नाम था मैग्ना कार्टा 1215। विश्व जगत के अधिकारों का प्रथम लिखित प्रतिवेदन, और प्रथम लिखित प्रतिवेदन था वो ब्रिटिश संविधान में आया। और ब्रिटिश संविधान में जो आया उसका नाम था मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी के अंतर्गत था। वैसे ब्रिटेन का संविधान है वो लिखित नहीं है। ये संविधान कैसा है? परंपराओं का संविधान है। कौन सा संविधान है? परंपराओं का संविधान है, घटनाओं के स्मरण का संविधान। भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग देखिए तो मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम जो उठी वो मांग उठी थी 1931 में। और कौन सा अधिवेशन था? कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन में मांग उठी थी इसकी। और उस कराची कांग्रेस अधिवेशन था, उसके अध्यक्ष कौन थे? ये कांग्रेस का अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल है। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी बारदोली किसान आंदोलन में 1927 में महिलाओं की ओर से उन्हें सरदार की पदवी से नवाजा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मारक, लौह पुरुष, प्रथम गृह मंत्री थे। इन्हें लौह पुरुष कहते हैं। भारत का बिस्मारक भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने सबसे ऊंची 161 फुट की स्टैचू का निर्माण जो करवाया था, जो विश्व की सबसे बड़ी जो मूर्ति है, स्टैचू है, उस स्टैचू 161 मीटर की जो ऊंचाई के ऊपर बनी हुई है, ये भारत की नहीं विश्व जगत की सबसे ऊंची स्टैचू के रूप में यानी ये बनाई गई है। दूसरी बात, यहाँ पर एक बात आती है कि भारत के संविधान में सबसे पहले मांग यहाँ उठी थी, लेकिन सबसे पहले मूल अधिकार लागू करने की बात किसने कही? मूल अधिकार लागू करने की बात 1935 में JL नेहरू ने की। जवाहरलाल नेहरू थे, तो आप यहाँ पर लिखोगे JL नेहरू जो थे, उस JL नेहरू ने सबसे पहले 1935 में मूल अधिकारों की बात कही कि भारतीय संविधान में जोड़े जाए। मूल अधिकारों को प्रथम अगर स्वीकृति की बात की जाए तो पहली स्वीकृति मिली थी, वो कब मिली थी? कैबिनेट मिशन में। और कैबिनेट मिशन में कब मिली थी? 1946 ईस्वी के अंतर्गत मूल अधिकारों की सर्वप्रथम जो
संवैधानिक स्वीकृति जो थी वो वहाँ पर उसके द्वारा दी गई थी या उनके द्वारा ये स्वीकृति दी गई। मूल अधिकारों के संदर्भ में विश्व जगत में भी एक प्रयास हुआ। तो देखिए 1946 ईस्वी और 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सामाजिक व आर्थिक परिषद, सामाजिक व आर्थिक परिषद यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की सामाजिक और आर्थिक परिषद के माध्यम से श्रीमती ओलियर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकार आयोग या मानवाधिकार की मांग उठी। विश्व जगत में 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सामाजिक व आर्थिक परिषद, जिनमें श्रीमती ओलिवियर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकारों के बारे में पहली बार एक आयोग बनाया गया कि कैसे विश्व जगत के व्यक्तियों के पास अधिकार होने चाहिए। जब ये मांग उठी थी, एक मांग दो थी, एक मांग की जाती है जिसमें आह होती है, एक मांग भरी जाती है जिसमें जिंदगी आदमी भर के लिए अपने आप को बेच देता है। तो ओलियर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मांग उठी। इसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और वो रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1948 ईस्वी के अंदर। और यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। वो कब हुआ? 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। इसका गठन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। विश्व जगत में मनुष्य के अधिकारों के बारे में मांग उठी। 10 दिसंबर को विश्व जगत में यहाँ पर मांग उठी, लेकिन 10 अक्टूबर 1993 ईस्वी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जिसका नाम था 10 अक्टूबर 1993 सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, और सेवानिवृत्त न्यायाधीश है जो सुप्रीम कोर्ट के, उस सेवानिवृत्त न्यायाधीश का नाम क्या था? रंगनाथ मिश्र। रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। तो रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ और उसके बाद यानी कि भारत में भी मानवाधिकार आयोग था, वो अधिकारों के रक्षक के लिए आगे बढ़ा। 10 अक्टूबर को आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, यानी 10 अक्टूबर को आएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और 10 दिसंबर को आएगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी विश्व जगत के अंतर्गत एक बड़े स्तर के ऊपर क्या उठी थी? मांग उठी थी, अधिकारों की बात कही गई। अगर ये की जाए कि विश्व जगत में संवैधानिक तौर पर सबसे पहले जो अधिकार किसने दिए, तो आपको एक शब्द पूछेगा, विश्व जगत में मूल अधिकार सर्वप्रथम किस देश में लागू हुए? तो जो यानी कि प्रथम जो थे वो कहाँ हुए? अमेरिका। और अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? तो आप यहाँ पर इस चीज को याद रखेंगे, अमेरिका का जो संविधान है वो 1787 फिलाडेल्फिया सम्मेलन था। 1787 फिलाडेल्फिया सम्मेलन के अंतर्गत पहली बार अधिकार स्वीकृत हुए। लेकिन 1991 में, सॉरी माफ करना, 1791 के अंतर्गत यहाँ पे क्या हुआ? अमेरिका में 10 संविधान संशोधन हुए। अमेरिका में 10 संविधान संशोधन हुए मूल अधिकारों में या व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के बारे में। ये 10 संविधान संशोधन हुए। उन्हें क्या कहा गया? उन्हें राइट ऑफ बिल कहा गया। क्या कहा गया? राइट ऑफ बिल कहा गया।
तो राइट ऑफ विल किसे कहा गया? जो पहली बार मूल अधिकारों के लिए 10 संवैधानिक संशोधन किया अमेरिका ने, और सबसे पहले विश्व जगत में मूल अधिकारों को व्यवस्थित कर लागू करने का श्रेय जो जाता है वो अमेरिका को जाता है। भारत के संविधान में मूल अधिकार जो जोड़े गए हैं वो मूल अधिकार कहाँ से जोड़े गए हैं? वो सारे मूल अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से जोड़े हैं। तो पहले नंबर पर हम एक बात लिखेंगे, मूल अधिकार। एक बार सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न पूछा गया था मित्रों, सभी मेरे प्रिय छात्रों, कि मूल अधिकार किस भाग में है? तो मूल अधिकार संविधान का जो भाग है वो संविधान का भाग नंबर 3 है। संविधान का भाग नंबर 3 है। और अगर अनुच्छेद की बात की जाए कि ये कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। तो संविधान के भाग नंबर 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के मध्य है, उसमें मूल अधिकारों का सृजन किया गया। दूसरी बात यहां पर देखिए, मूल अधिकार जो है वो मूल अधिकार है, उनमें 12 का जो मूल अधिकार है उसमें मूल अधिकारों की परिभाषा, अनुच्छेद जो आर्टिकल 12 है उसमें मूल अधिकार जो है उस अधिकार की परिभाषा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। एक बात मानो कि 12 के अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के मार्ग में मूल अधिकारों को विरुद्ध माना गया है कि एक राज्य होता है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास जब मूल अधिकार होते हैं तो राज्य कमजोरी साबित होती है, क्योंकि वहां पर हर व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग उठता है। तो मूल अधिकारों को राज्य के मार्ग में विरुद्ध माना गया, राज्य के मार्ग का विरुद्ध माना गया है, क्योंकि एक राज्य या एक राजा स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता। तो मूल अधिकारों की परिभाषा जो है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में दी गई है। दूसरे नंबर का अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में, और वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मूल अधिकारों का पुनर्निरीक्षण है। मूल जो अधिकार है उस अधिकारों का पुनर्निरीक्षण आप कह सकते हो। पुनर्निरीक्षण के अलावा आप इसको कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, यानी न्यायिक पुनरावलोकन भी आप इसको कह सकते हो। यानी मूल अधिकारों के मार्ग में कोई बाध्यता होती है या कोई उसकी अधिकारों का अतिक्रमण किया जाए, मूल अधिकारों का अतिक्रमण, एक बात तो यह आता है अतिक्रमण हो, उल्लंघन हो, भारतीय संविधान का उल्लंघन हो भारतीय संविधान का, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत 2 अधिकार दिए गए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, संविधान का अनुच्छेद 32 ये अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट। ऐसी मैं इसके शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, और ऐसी सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में जहां भी मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता हो, उनका उल्लंघन होता हो, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उस पर संज्ञान लेने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। और अगर राज्य के परिप्रेक्ष्य में अगर ये बात देखी जाए तो उसके अंतर्गत भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है वो 226 है। तो 226 के अनुच्छेद के अंतर्गत एक राज्य विशेष में मूल अधिकारों के उल्लंघन के ऊपर यानी कि ये संज्ञान लिया जा सकता है। देखो भारत के संविधान में कुछ एक बातें जोड़ी गई है। देखो एक तो है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, एक अनाच्छादन का सिद्धांत और एक अधिकार त्याग का सिद्धांत, जो यहाँ पर 2 सिद्धांत होते हैं। तो देखिए पहले इस 13 में दिया गया पृथक्करणीयता का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत पहले ध्यान से देखिए। पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या है? ध्यान से सुनो। संविधान का कोई ऐसा भाग जो मूल अधिकारों का हनन करता हो, तो उस संविधान के पूरे भाग को न हटाकर जो उपबंध अधिकारों का उल्लंघन करता है या अधिकारों के ऊपर सही सटीक नहीं बैठ रहा, उसको हटाया जा सकता है। उसको कहते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। क्या कहते हैं? पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहते हैं।
कि संविधान का वो भाग जो मूल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में सटीक नहीं है या हनन करता हो, तो उसको उसके मूल सिद्धांत से पूरा भाग न हटाकर जो क्षेत्र विशेष करता उसको हटाया जा सकता है। ये भी आपको किसमें दिया गया, अनुच्छेद 13 में दिया गया। दूसरी बात यहां पर होती है आच्छादन का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कौन सा, आच्छादन का सिद्धांत, जो यानी कि इसके अंतर्गत दिया गया। देखो, भारत का संविधान उधार का खेला है। इसमें 1919 के अधिनियम की बात भी है, 1935 के अधिनियम से भी 200 धाराएं इसके अंतर्गत ली गई है। संविधान में क्या होता है, जो मूल अधिकारों पर जो बात आती है, अगर उन मूल अधिकारों के बात में यह है कि संविधान जब प्रक्रिया में आ रहा है और जो भाग संविधान के मूल अधिकारों में जुड़ा हुआ है आ गया, वो तो ठीक, अब नहीं आया, लेकिन वो पीछे के कानून है उसके मुताबिक अकॉर्डिंग आगे हम बढ़ रहे हैं। कई बार वो चीज़ है वो संविधान का उल्लंघन करती है तो उसे हटा दिया जाता है, और अगर वो उल्लंघन नहीं करती है तो वो निष्क्रिय रूप से आगे बढ़ती रहती है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। इसमें तो उसको अलग किया जाता है, और इसका सीधा सा सटीक अर्थ यह है कि इसमें अलग नहीं किया जाता, केवल वो भाग तब तक अलग होता है तब तक वो मूल अधिकारों की सीमा में आता है, और जब सीमा में नहीं होता है पुनः सक्रिय हो जाता है, पुनः सक्रियता में आ जाता है। तो ये सिद्धांत कहलाता है, वो कहलाता है आच्छादन का सिद्धांत। अधिकार त्याग का सिद्धांत, कोई भी व्यक्ति जो है संविधान द्वारा जो प्रदत्त मूल अधिकार है उसको स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सकता। अधिकार त्याग सिद्धांत, अधिकार त्याग सिद्धांत, अधिकार में कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कि मैं मेरे मूल अधिकार त्याग रहा हूं, तो कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपने मूल अधिकारों का परित्याग नहीं कर सकता। यह तो अधिकार त्याग सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत कोई पुराने समय के बने हुए कानून है, वो मूल अधिकारों का जब कोई नियम बन जाता है तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं, और वो नियम उससे हट जाता है तो दोबारा सक्रिय हो जाते हैं। और जब संविधान का कोई भाग या उपबिंदु संविधान का उल्लंघन या अधिकारों के लिए सटीक नहीं है तो उस पूरे भाग को हटाकर उसके हिस्से को हटाया जा सकता है। और अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार पुनर्निरीक्षण का सिद्धांत है, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। 226 में शक्ति है हाई कोर्ट के पास है, और 32 में है वो इसके बाद में क्या है, स्वीकृति है। मूल अधिकारों में परिवर्तन कब किया जा सकता है, तो इस पर 4 वाद प्रस्तुत हुए हैं, और यानी 4 वाद कैसे प्रस्तुत हुए हैं उसको आप देखिए। पहले ना, सबसे पहला जो विवाद हुआ था संकरी बनाम भारत संघ विवाद 1951। संकरी बनाम भारत संघ विवाद 1951 में कहा गया मूल अधिकारों में परिवर्तन हो सकता है, मूल अधिकारों में परिवर्तन हो सकता है, कि भाई इसमें कहा गया मूल अधिकारों में परिवर्तन हो सकता है। सज्जन सिंह विवाद बनाम राजस्थान विवाद, राजस्थान विवाद 1964 में भी यही बात दोहराई गई, मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कहने का मतलब इसको सेम टू सेम दर्शाया गया। संकरी बनाम भारत संघ विवाद 1951, मूल अधिकारों में परिवर्तन हो सकता है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान विवाद 1964, इसमें यह कहा किया जा सकता है कि मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब विवाद, पंजाब विवाद, गोलकनाथ विवाद पंजाब विवाद 1967, और गोलकनाथ बनाम जो गोलकनाथ बनाम जो पंजाब विवाद है उसमें क्या कहा गया कि संसद है वो मूल अधिकारों में न तो परिवर्तन कर सकती और न ही कम कर सकती, यानी कि मूल अधिकारों के साथ वो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। गोलकनाथ बनाम पंजाब विवाद में मामला दिया गया। चौथा मामला दिया गया था केशवानंद
भारती बनाम केरल विवाद। और केशवानंद भारती बनाम केरल विवाद में कहा गया कि भारत की संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। इस पर क्या बात किया गया कि वो उसके अंतर्गत परिवर्तन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ये बात वहां पर उसको दी गई। केशवानंद भारती बनाम केरल विवाद, भारत की संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। ये स्वीकृति मिलने के बाद भारत के संविधान में परिवर्तन हुआ, और वो परिवर्तन हुआ 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। और यानी 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 ईस्वी के अंतर्गत यानी एक बात कही गई, और वो बात क्या थी कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार 31 को हटाकर 300 क में सुरक्षित किया गया। यानी यही कारण था कि संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान से हटाया गया, और 1978 के अंतर्गत ये बात कही गई कि संपत्ति का अधिकार 31 को हटाकर 300 क भाग में सुरक्षित कर दिया गया। मूल अधिकार स्थगन कब होते हैं, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मूल अधिकार स्थगन कौन सी चीज आती है? मूल अधिकारों का स्थगन। पहली बात तो यह आती है मूल अधिकारों का स्थगन कब होता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान होता है। कब होता है राष्ट्रीय आपातकाल? 352, 356 और 360। लेकिन 356 किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर है, लेकिन ये ज्यादातर परिस्थिति होती है वो 352 पर होती है, जिसमें मूल अधिकारों को स्थगन किया जा सकता है, उनकी घोषणा की जा सकती है। जैसे विदेशी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, तो उसके ऊपर ये किया जा सकता है। तो 352 के बाद है जब युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, इसके अंतर्गत तो 2 अनुच्छेद 358, देखो 2 अनुच्छेद है 358 और अनुच्छेद 320। 358 के अनुच्छेद में एक बात कही गई है, और 358 के अनुच्छेद में यह बात कही गई है कि राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान 19 की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता का स्थगन कर सकता है। यानी 19 में जितनी भी आपको आर्टिकल 19 में जितनी स्वतंत्रता है उनका स्थगन कर सकता है। कितने में? 358। 362 का जो अनुच्छेद है, 362 का जो अनुच्छेद है, उसमें राष्ट्रपति 19 के अलावा जितनी अन्य बचे हुए अन्य सभी मूल अधिकारों का स्थगन कर सकता है। यानी कहने का मतलब 362 के ऊपर अन्य मूल अधिकारों का स्थगन कर सकता है। ये बात यहाँ पर कही गई है, या ये बात यहाँ पर आती है। अगली चीज देखिए, मूल अधिकार जो है 358 के अंतर्गत 19 की स्वतंत्रता, अन्य सभी मूल अधिकार 362 में भारत का राष्ट्रपति इनका स्थगन कर सकता है। लेकिन जो 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, उस संवैधानिक संशोधन में एक बात कही गई। संवैधानिक संशोधन 44वें संवैधानिक संशोधन में एक बात कही गई कि अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 व 21 का स्थगन नहीं होगा कि कोई भी राष्ट्रीय आपातकाल हो। एक 20 में तो यह कि अपराध सिद्धि पर ही आपको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी, और दूसरी आपको 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का क्या है? अधिकार दिया गया। ये सारी बातें आपको वहां से क्या की जाती है? उल्लेखित की जाती है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से आती है।
ये अनुच्छेद 13 और 12 हो गया। अब अनुच्छेद आपका चलता है 14 से 18। एक बार थर्ड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है कि अनुच्छेद 14 से 18 यो पूछा समानता का अधिकार किसमें आता है, तो आप यहाँ पर लिखोगे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक ये अधिकार आता है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या आता है, विधि के समक्ष समानता की स्थापना करता है। अब अगर आप एक बात कहोगे कि सर यहाँ पर विधि शब्द का अर्थ क्या है, कानून, लेकिन हमने कानून के दो रूप लिए हैं। पहली बात तो आप ये याद रखना, भारत में शासन किसका है, तो भारत में कानून का शासन है, कानून के अकॉर्डिंग चलता है, कानून सर्वोपरि। हमने विधि का शासन, कानून का शासन कहाँ से लिया, हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। लेकिन हमने विधि की प्रक्रिया जो कहाँ से ली है, वो प्रक्रिया हमने कहाँ से ली थी, जापान के संविधान से भारत के संविधान में हमने जोड़ी थी। दूसरी बात आपकी यहाँ पर क्या आती है उसे देखिए। विधि के समकक्ष सम्मान का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर कानून के समक्ष पूर्ण रूप से रंक व राजा क्या है, सम्मान। यानी विधि के समकक्ष आप पे किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया गया, यानी जो कुछ आप कानून के समकक्ष है पूर्ण रूप से आप सम्मान है। लेकिन 2-3 जगह पर यहाँ पर इसमें परिवर्तन आते हैं। एक परिवर्तन तो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है कि आप कानून के दृष्टि से रंग, जाति, वंश या किसी भी आधार पर कोई भेदभाव के हिस्सेदार नहीं है, ये बात वहाँ पर आपके कही जाती है। न शारीरिक भेदभाव होगा, न किसी प्रकार की वंशवाद का भेदभाव होगा, और यानी न किसी तरीके से आप पे कानूनों का अतिक्रमण को कोई वर्ग विशेष करेगा, ये बात है। लेकिन 3 अनुच्छेद, एक तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो 361, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति व राज्यपाल के पास विशेषाधिकार है। राज्यपाल के पास विशेषाधिकार है, तो आप ये कह सकते हो सर विधि के समकक्ष हम सम्मान कहाँ हुए, जब 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास विशेषाधिकार, ये तो होंगे क्योंकि वो देश की राष्ट्रपति और राज्य की राज्यपाल सर्वोच्च कार्यपालिका। अनुच्छेद एक बात की जाए 105, अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों को विशेषाधिकार। क्या भाई, संसद सदस्यों को क्या विशेषाधिकार, लेकिन कितने के अनुच्छेद में विशेषाधिकार है, अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 194 में विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार, विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार है। ये तीनों चीज उस पर लागू नहीं होंगी, ये तीनों चीजें जो हैं वो उस पर क्या नहीं होंगी, लागू नहीं होंगी, क्योंकि ये तो विशेषाधिकार दिए गए जो अनुच्छेद 14 के दायरे में नहीं आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। फिर भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 और 15 के भाग फर्स्ट में क्या कहा गया, वंश, जाति, लिंग, धर्म, मजहब, रूप, किसी भी आधार में आप में भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये बात इसमें कही कि वंश, जाति, लिंग, धर्म, मजहब और रूप के आधार पर कोई भेदभाव आपसे नहीं किया जा सकता। यह आर्टिकल 15 भाग 1 में है। किसी भी सिनेमाघर में आप जा सकते हैं, रेस्टोरेंट जा सकते हैं। एक बार आरएस में एक प्रश्न पूछा गया था कि किसी कुएं के ऊपर एक पनियारी पानी लेने के लिए जाती है और जातिगत आधार पर उसे पानी नहीं भरने दिया जाता है पनघट पर, तो यानी ये कौन से आर्टिकल का अनुच्छेद का उल्लंघन है, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 भाग 2 का उल्लंघन है। दूसरी बात, नीट के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि किसी कार्य विशेष में एक स्त्री और पुरुष को समान वेतन की भूमिका अदा की जाती है, तो ये कहाँ का, यह आर्टिकल 39 में आता है। तो यहाँ पर सिनेमाघर, रेस्टोरेंट, क्लब, पनघट, उसके अलावा समुदाय के समारोह, समुदाय के जितने भी समारोह, उसके अंतर्गत आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 भाग 2 है।
15 भाग 3 में है तो स्त्री व बालक के लिए कुछ विशेष उपबंध है, उनका प्रावधान कि एक बालक के लिए अलग प्रावधान दिए जाते हैं और एक स्त्री के लिए अलग प्रावधान दिए जाते हैं। वो भारतीय संविधान में किसमें है? भाग 3 में। 15 भाग 4 में एक बात कही गई है कि यानी अगर आपको किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे मानो SC, ST, OBC, महिला, उसके अलावा अगर आपसे एक बात की जाए विधवा, उसके अलावा कोई भी मान लो कि सामाजिक रूप से अलग आरक्षण दिया गया, अब अलग आरक्षण दिया गया तो वो इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 93वां संवैधानिक संशोधन, संविधान संशोधन और 93वां संविधान संशोधन 2005 के मुताबिक ये कानून के जो वंश जाति लिंग वाला भेदभाव नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये उनको विशेष अधिकार दिए गए। तो यह आपका कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 15 का उल्लेख है। फिर हम इसी तरीके से आपको पढ़ाएंगे, कल 16 पे चर्चा करेंगे, उसके आगे के बिंदुओं की चर्चा होंगी। आज का टॉपिक पूरा हुआ और मैं और हरिराम जी आपके साथ जुड़े हुए। दोनों चैनलों को आप संयुक्त रूप से किसी तरीके से आप पढ़कर आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।